हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद अनु। वो जो आप लोग लगातार पूछ रहे हो कि मैम आप लाइव कब आओगे या फिर आप रिकॉर्डेड क्लास क्यों ले रहे हो, आप लाइव क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो। भाई रीज़न तो बहुत सारे हैं, पर मैं कहूँगी बच्चा जैसे ही मुझे टाइम मेरा जिस अकॉर्डिंग मेरा टाइम है अभी उस अकॉर्डिंग मैं केवल रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, बस कुछ समय की बात हो रहा है। और आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ मिलेगी बच्चा, वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको एसएससी विद अनु टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं, और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें करवाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा शेड्यूल की मार है, बट इतना प्रॉमिस है कि बच्चा आप लोगों का जो एग्ज़ाम आएगा जून जुलाई के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम है, उससे पहले आप लोगों को मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा दूंगी। आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, हम लोगों ने पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री भी कर रखा है, एंड हम लोगों ने यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी कर रखा है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैम हम लोगों ने यहाँ पर ज्योग्राफी भी कर रखा है। चले आगे, चलिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था। पहला स्टेट, ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात एंड राजस्थान। हमें जो पहला राज्य देखने को मिल रहा है भाई कौन सा आएगा मैम, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन बी, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा। ई विधान यानी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से, डिजिटल रूप से विधानसभा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को, ई विधान का मतलब क्या रहेगा, विधानसभा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों की जांच कर सकते हैं। चाहे हमें ये देखिए ई विधान के अंदर मेन क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पर यानी उस स्टेट की लोकसभा राज्यसभा की सीटें, और विधानसभा की जो कार्यवाही है उसकी हमें कार्यवाही के अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या नए बिल हमें देखने को मिले हैं, कौन सा बिल है जो एक्ट बन गया है, कौन सा विपक्षी पार्टी है जिसके द्वारा अभी क्या है जूता चप्पल किया गया है। आप सभी जानते हैं मैम वहाँ पर क्या है, लड़ाइयाँ हमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाती है अगर आपसी विचारधाराओं में इनमें परिवर्तन होता है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या होंगी मैम, अब हम डिजिटल रूप से देख सकते हैं किसमें, ई विधान के अंदर। और ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रोसेस हमें देखने को मिली थी उसी बेस पर हम लोग लेकर आए हैं वन नेशन वन एप्लीकेशन। याद रखेंगे ये मिशन मोड में बचा, मिशन मोड में यानी पहले इसमें केवल क्या किया गया है, शुरुआती कुछ स्टेट्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और उनकी जब कार्यवाही हमें यहाँ पर सही से चलती हुई दिखाई देगी तब इसमें सभी स्टेट्स को शामिल कर लिया जाएगा। और इवन अगर कोई स्टेट शामिल नहीं भी होना चाहता है तो उनको फोर्सफुली इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब ये क्या है, AI एंड IoT यानी इंटरनेट थिंग के बेस पर काम करेगा। आप सभी जानते हैं कि मैम जो 2025 का जो ईरा है ये क्या है मैम, और इसके आगे आने वाले का टाइम क्या है मैम, AI बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, एंड यहाँ पर हमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखने को मिल रही है इस बेस हमें अब का टाइम देखने को मिल रहा है। इनमें अभी बच्चा चेंज नहीं हो सकता है, आने वाले समय में जो आपकी भी जनरेशन होगी वो भी AI के ही सेक्टर में काम करेगी, यानी उनका जो स्टडी जो पढ़ाई करने का तरीका होगा बच्चा वो भी AI मॉडल बेस ही होगा। अब कैसे, देखिए क्या पता आप जिस युग में हैं जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं वो आपको ग्रैंड पा को या आपके फादर को ना मिली हो, क्योंकि आज जिस लैपटॉप को आप बहुत ईजिली यूज़ कर लेते हैं, बहुत ईजिली क्या है यानी आप टेक्नो फ्रेंडली है या बहुत ईजिली किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं, सेम चीज़ आप अपने अगर पापा को कहेंगे तो क्या वो उस चीज़ को सीख पाएंगे, आपके फादर उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, साथ के साथ आपके ग्रैंड पास से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो उस समय के हैं जब हमें फ़ोन का भी उतना प्रचलन देखने को नहीं मिल रहा था। और आप यूँ सोचिए कि जो आने वाली जनरेशन होगी वो तो AI बेस जो युग है उसके अंदर जन्म लेगी। कहते हैं ना आने वाली जनरेशन एडवांस होती जा रही है, तो AI बेस युग के अंदर अगर वो जन्म लेंगे तो यहाँ पर हमें चीज़ों में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव देखने को मिलेगा। तो नागालैंड वो राज्य है जिसने सबसे पहले नेवा को अपनाने वाले 28वीं क्या है भी मैम, यहाँ पर वो विधानसभा बन गया है, 28वीं विधानसभा है जिसने नेवा को अपना लिया है। 2022 के अंदर इसके द्वारा नेवा को क्या है अपनाने वाला क्या आएगा भी,
2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला ये पहला राज्य था। परंतु अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो मैम यहाँ पर एक MOU साइन किया गया। उस MOU के अंतर्गत क्या कहा गया था? अभी MOU किन किन के बीच में हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चा। इसमें कहा गया था कि डिजिटल जो इंडिया पहल है, यानी ये न्यूज़ में क्यों आया याद रखिएगा, नागालैंड के बारे में पूछा गया कि कौन सा वो स्टेट है जिसके द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था नेवा को। और अभी रिसेंटली देखिए जब इसका कार्यशैली हमें सही लगी और धीरे धीरे इसका प्रसार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उस बेसिस पर सभी राज्यों के द्वारा मैम कहीं ना कहीं इसको अपना लिया गया। बट नागालैंड पहला राज्य था। नागालैंड बना कब था? 1963 के अंदर बनने वाला राज्य है। कौन से नंबर का स्टेट था मुझे ये बताइएगा। हमारे संविधान के अंदर सभी स्टेट्स की सीरीज़ दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं फजल अली आयोग 1956 के अंतर्गत फजल अली आयोग आया था। स्वतंत्रता के बाद भाषाई लिंग्विस्टिक वे में स्टेट्स को बनाने की मांग उठ रही थी, यानी भाषा के आधार पर हर एक स्टेट को बना दिया जाना चाहिए। जो हरियाणवी बोलते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक हरियाणा होना चाहिए, जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए पंजाब होना चाहिए, जो तमिल बोलते हैं उनके लिए तमिलनाडु होना चाहिए, ठीक है, जो मलयालम बोलते हैं उनके लिए मलयाली एक यानी स्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा था। 1956 के अंतर्गत क्या हुआ? अभी हमें देखने को मिला फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के द्वारा यहाँ पर क्या बताया गया था, या हमें कितने स्टेट्स देखने को मिल गए थे? यहाँ पर हमें देखने को मिले 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो उसके बाद भाई 15th एंड 16th नंबर का हमें क्या आएगा? महाराष्ट्र एंड गुजरात देखने को मिला था। उसके बाद हमें 17th नंबर में हरियाणा देखने को मिल गया था, ठीक है, 1966 के अंतर्गत। अब 18th 19th 20 एंड 28 नंबर तक आज हमें स्टेट देखने को मिल रहे हैं। भारत में कितने स्टेट हैं फटाफट से बताओ। जितने भी स्टेट हैं बच्चा, उन स्टेट का गठन कब कैसे किया गया था? सबसे रिसेंटली अभी मैम हमें एक नया स्टेट देखने को मिला 2014 के अंतर्गत। कौन सा? तेलंगाना। 2014 के अंदर ही मैम हमें नया स्टेट देखने को मिला है। नाम क्या आएगा? तेलंगाना। याद रखोगे 2014 में हमें नया राज्य एक देखने को मिला। कैपिटल क्या आएगी? हैदराबाद। कौन से राज्य से कटकर बना है? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश आप सभी जानते हैं मैम, आंध्र प्रदेश वो राज्य है। आंध्र प्रदेश बना कब? आंध्र प्रदेश बना 1953 के अंतर्गत। याद रखोगे, आंध्र प्रदेश वो राज्य है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पहली चीज बना कब? और आंध्र प्रदेश एकमात्र वो राज्य है जो कि भाषाई आधार पर गठित किया गया। भाषाई आधार पर गठित किया गया, ठीक है, भाषाई आधार पर जिसका गठन किया गया था। अब नेवा की ओर चलते हैं। नेवा क्या है? डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया था। और विधानसभा की जितनी भी गतिविधियां हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें हमें देखिए लोकसभा राज्यसभा से संबंधित कार्यवाही जिस भी स्टेट की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके द्वारा क्या क्या परफॉर्म किया गया, एंड इसके अलावा यहाँ पर जो असेंबली के अंदर क्या क्या हमें कार्य देखने को मिल जाता है उन सभी पर चर्चा की जाएगी। अब बच्चा मैं नागालैंड से संबंधित आपको कुछ और चीज़ें भी बता देती हूँ। देखिए ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो हम साथ के साथ करते चलते हैं। ज्योग्राफिकल में आप लोगों को यहाँ पर केवल एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। नागालैंड में आप लोग नागालैंड को नाग से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए हिंदी में लिखती हूँ नागालैंड, लैंड यानी ज़मीन, इसको तो लिखे ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। नागालैंड, नागा को हम लोग नाग से याद कर सकते हैं मैम, नाग यानी सांप, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटांकी। पेड़ों पर मैम इंटांकी यानी लटके रहते हैं। इंटांकी को आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लटकने से। तो जो सांप है भी पेड़ों पर लिपटे रहते हैं, लटके रहते हैं, तो इंटांकी आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। इंटांकी नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? नागालैंड में देखने को मिल जाता है। चलें आगे। चलिए, क्या यहाँ पर कोई मेजर हमें रिवर देखने को मिल जाती है? नहीं मैम। ब्रह्मपुत्रा है, उसका हमें जो फ्लो है वो अरुणाचल प्रदेश एंड असम में देखने को मिल जाता है। बट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो ट्रिब्यूटरीज का प्रवाह ही हमें नागालैंड में देखने को मिला है। याद रखेंगे। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल शक्ति अभियान का 6वां संस्करण कैच द रेन 2025 पहल किस स्टेट में शुरू की गई है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चलो भी फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। मैम इसका आंसर हमें देखने को मिल जाता है ए यानी हरियाणा।
जल शक्ति अभियान का 6वां संस्करण हमें देखने को मिल गया है, कैच द रेन 2025। अब अगर ये अभियान है तो मैम पहली चीज़ इसको लाया कब किया? मैम इसको लाया गया है जल दिवस पर, विश्व जल दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। देखिए मैंने आपको 22 डेट बताई है, आप 22 फेब, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 क्या आएगा भाई मैम जून, इनको आप सीरीज़ में करते चलिए। आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें हमारे वन्यजीव जितने भी वाइल्ड लाइफ के अंदर हमें स्पीसीज देखने को मिल जाती हैं, फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, वाटर देखने को मिल जाता है, हवा देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, अर्थ देखने को मिल जाते हैं, वो सारे डेज इसके अंदर कवर कर लिए गए हैं। एक ही डेट स्पेसिफिक हमें देखने को मिल रही है 22। तो 22 मार्च 2025 को पंचकुला हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया है जल शक्ति अभियान का 6वां संस्करण, ठीक है भी। तो पहली बार था कि जब अभियान नई दिल्ली के बाहर यहाँ पर लॉन्च किया गया। नई दिल्ली से ज़्यादा दूर तो देखिए किया नहीं गया होगा। कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ के, यानी चंडीगढ़ के पास में ही पंचकुला के अंदर, ठीक है भी। यह जल संरक्षण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके और जल से संबंधित जो भी हमें क्या कहते हैं नुकसान देखने को मिल रहा है उसके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। मानसून के अंदर जो मौसम में आने वाले बदलाव है, मानसूनी वर्षा में कई बार हमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है। इन सभी में जो आने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से बदलाव है उनको कैसे रोक सकते हैं या फिर उनमें हम लोग किस प्रकार से अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? मैम यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्या आएगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन पार्टनरशिप विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मिलकर मैम किया गया है। और अभी हरियाणा के अंदर किया गया तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी हमें देखने को मिल जाती है। अब 22 मार्च को जो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर हमें दिवस देखने को मिला, तो मुझे फटाफट से आप लोग इसकी थीम ज़रूर बता दीजिएगा कि इसकी थीम क्या है। अब आप लोगों को जो ये अभियान देखने को मिला है जल शक्ति अभियान, ये मेन चीज़ है जो लाया गया है, इसकी थीम क्या है बच्चा? थीम जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी बन जाता है। थीम क्या है? पीपल्स एक्शन फॉर द वाटर कंजर्वेशन। लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए एक्शन लेना पड़ेगा टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटीज़ कनेक्ट, यानी सामुदायिक लोग, लोकल लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और लोकल लोगों, देखिए जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे शासन करने के लिए, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो कंपनी क्या थी कि केवल प्रॉफिट पर काम कर रही थी। सबसे पहले कंपनी आई थी, बाद में हमें क्राउन देखने को मिला था। तो जब कंपनी आई थी यहाँ पर शासन करने के लिए तो उनके द्वारा केवल प्रॉफिट पर फोकस किया गया था। और जब वो प्रॉफिट पर फोकस कर रहे थे तो उनको क्या था भी, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़े थे, बहुत सारे मूवमेंट्स उनके अगेंस्ट चले थे, बहुत सारे विद्रोह उनके अगेंस्ट हुए थे, लोग उनको विदेशी समझते थे। परंतु जैसे ही क्राउन ने सत्ता हाथ में ली, और क्राउन ने सत्ता हाथ में लेने के बाद क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग अगर किसी भी देश में शासन करना चाहते हैं तो देश के नींव को जानने के लिए हमें वहाँ के लोकल्स को जानना ज़रूरी होगा। हमें अपनी शासन व्यवस्था के अंदर वहाँ के लोगों को ऐड करवाना ज़रूरी होगा। तो उनके द्वारा शासन के अपनी नींव को मजबूत रखने के लिए पिलर्स को वहाँ के स्थानीय लोगों के रूप में ही बनाया, यानी जो मजबूती देंगे, यानी आम लोगों से जो मिलेंगे या सरकार की बातों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, वो कौन होंगे? लोकल्स होंगे। तो सेम अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या कहा गया, अगर हम वाटर कंजर्वेशन से संबंधित नई नई तकनीकों को लेकर आ रहे हैं, हम लोग हर एक एरिया के अंदर, हर एक ट्राइब के अंदर, हर एक क्या कहते हैं क्षेत्र के अंतर्गत अपनी बात अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं ऑफिसर्स के माध्यम से या फिर डिजिटली रूप से हम लोग जो एडवर्टाइज करते हैं उस माध्यम से, तो हमें लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ नुक्कड़ नाटक कर कर या अलग अलग सेमिनार कर कर या फिर आपसी भाईचारे के बेसिस पर एक दूसरे को समझा कर यहाँ पर क्या है प्रमोट कर सकते हैं इस एक्शन को कि हमें यहाँ पर वाटर को कंजर्व करना है, ताकि आने वाले समय में वाटर से संबंधित जो भी चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं हम लोग उसको रोक पाए। ठीक है, चलिए अब जल शक्ति अभियान कैच द रेन एक्चुअल में 5 प्रमुख उद्देश्यों पर फोकस करता है। कौन कौन से आएंगे? देखिए, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। हमारे देश में जो पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ देखने को मिलेंगी। नदियों में पानी कहाँ से आता है? बहुत सारी है मैम, क्योंकि मानसूनी रिवर भी देखने, यानी जो मौसमी रिवर भी देखने को मिल जाती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि मैम वर्षा,
यहाँ पर क्या आएगा, कंजर्वेशन एंड द रेनफॉल हार्वेस्टिंग, हमें यहाँ पर क्या आएगा, जल संचयन को बढ़ावा देना होगा, ठीक है, और जल संरक्षण से संबंधित हमें यहाँ पर काम करना होगा, टैगिंग करनी होगी, नई नई परियोजनाएं लानी होंगी, केंद्र स्थापित करने होंगे। ये आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, ये बहुत ही ईजी है, यहाँ से एग्जामिनर नहीं पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। 22 मार्च को हमें डे देखने को मिल जाता है। इसकी थीम क्या है, ग्लेशियर संरक्षण, क्या आएगा अभी, ग्लेशियर कंजर्वेशन, पानी से संबंधित है, पानी से संबंधित है तो क्या आएगा, ग्लेशियर को कंजर्व करना है ताकि ग्लेशियर्स के माध्यम से जो पानी हमें देखने को मिल रहा है आज उसको रोका जा सके। वेनेजुएला वो देश है जहाँ पर सभी ग्लेशियर्स ख़त्म हो गए हैं, उस देश के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है कि वेनेजुएला वो देश है भाई, यानी अब वहाँ पर हमें कोई भी ग्लेशियर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, हॉर्मुज जल डमरू किन दो जल निकायों को जोड़ता है? द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। चलिए भी फटाफट से बताइए। देखिए, अगर आप लोगों ने ढंग से थोड़ा बहुत भी मैप को देखा है तो आप लोग ईजिली यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को, या कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, कि जो ब्लैक सी है और जो कैस्पियन सी है इनके बीच में हमें बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। इनको डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन डी तो मैम हमारा गलत हो जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, मैम यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, मैम ये तो हमारे भारत के पास में ही है और इस प्रकार का नाम तो हम लोगों ने सुना ही नहीं कभी भी। हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, खुद पे विश्वास रखिए ना, हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं मैम, हमें याद ही नहीं है। फिर क्या आएगा, फारस की खाड़ी और ओमान, यानी पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। यहाँ मैम कन्फ्यूज़न हो सकती है और यहाँ से आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब आपका पिछला एग्ज़ाम हुआ था भी, उस एग्ज़ाम के अंदर आप याद रखिएगा उस समय कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था और एग्ज़ामिनर का जो एग्ज़ाम बनाने का पैटर्न था वो पहले ही वो पूरी प्रोसेस निपट चुकी थी। बट अभी जो आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे उसमें इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट या इस प्रकार की लोकेशंस आप लोगों से ज़रूर पूछी जा सकती हैं। क्या आएगा मैम, मैम यहाँ पर देखिए ये देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है? मैम पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी एंड गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों वाटर बॉडीज़ को यहाँ पर जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? स्ट्रेट के द्वारा। स्ट्रेट होती क्या है भी? स्ट्रेट और कनाल दोनों ही वर्ड सेम सेम है बच्चा। स्ट्रेट और कनाल, कनाल क्या होती है, थोड़ी सी गहराई उसकी ज़्यादा हो जाती है, बट स्ट्रेट क्या है, थोड़ी सी गहराई कम होती है। बट दोनों ही मैम हमें एक सकरे रास्ते के रूप में देखने को मिल जाते हैं, जो किन्हीं दो वाटर बॉडीज़ को क्या करते हैं मैम, यहाँ पर मिलाते हैं, बट किन्हीं दो देशों को यहाँ पर क्या कर देते हैं मैम, किन्हीं दो देशों को ये अलग कर रहे होते हैं। याद रखोगे, ईरान और यहाँ पर हमें यूएई अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट मैम हम लोग कहेंगे कि पर्शियन गल्फ एंड वाटर बॉडी को दूसरी कौन सी है, गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ये जोड़ रहे हैं। याद रखेंगे, अब आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। चलो, रिसेंटली खबरों में रहा शीथिया रोजमेलेसिस क्या है? ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट है, यानी उष्णकटिबंधीय फूल वाला कोई पौधा है। अ टाइप ऑफ वायरस है, वायरस का कोई प्रकार है, या फिर न्यू स्पीसीज ऑफ द फ्रेश वाटर एल्गी है, मीठे पानी के शैवाल की नई प्रजाति हमें देखने को मिल जाती है, या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कोई पारंपरिक चिकित्सा हमें देखने को मिल जाती है। क्या आएगा भी मैम? शीथिया रोजमेलेसिस हम क्या करेंगे, ताजे पानी की कोई शैवाल की नई प्रजाति है जो रिसेंटली केरला में खोजी गई है। क्या आएगा भी, कहाँ मैम? केरला के अंदर हमें अभी ये देखने को मिल रही है। रोजमेला में एक नई मीठे पानी की एल्गी है, और याद रखिएगा पानी के अंदर एल्गी आपको बहुत कॉमनली पता होगा कि एल्गी जो है पानी के अंदर हमें पाई जाती है मैम, एंड ये एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर। और जिस पानी में एल्गी बड़ी मात्रा में होती है, पानी के ऊपर ये अपना क्या है, घर बना लेते हैं। ये क्या है, सनलाइट अपने आप में ही कंज्यूम कर खाना अपने बेसिस पे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से मैम ये खाना बनाना शुरू कर देते हैं, और इनकी संख्या है लगातार बढ़ती जाती है। धीरे धीरे एक समय के बाद पूरे वाटर बॉडी पर एल्गी के द्वारा अपना अधिकार कर लिया जाता है, और जो सनलाइट है वो केवल एल्गी के द्वारा यूज़ की जाती है। नीचे जितनी भी स्पीसीज़ हमें देखने को मिल जाती है उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, और बड़ी मात्रा में सनलाइट की डिमांड होने के बाद भी वहाँ पर सनलाइट ना पहुँचने की वजह से जितनी भी स्पीसीज़ हैं भाई
या फिर हम कहेंगे कि मैम वहाँ की जो डिमांड्स है फुलफिल ना होने की वजह से वहाँ हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, स्पीसीज़ क्या हो जाती है, मर जाती हैं। तो याद रखिएगा, जिस पानी के अंदर आपको एल्गी देखने को मिल जाए, जिस पानी के ऊपर एल्गी तैर रही हो या पानी बिल्कुल ही हरा दिखाई दे रहा हो, उस पानी के अंदर आपको मछलियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। उस पानी में कभी भी कोई भी फिश नहीं होगी। ठीक है, चलिए 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी रिसेंटली दिया गया है किसे भी, विनोद कुमार शुक्ला को, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखिए मैंने कल ही आप लोगों को करवाया था ये क्वेश्चन, तो चलिए अब आप लोग इसको अच्छे से आई थिंक कर सकते हैं कि हमने अभी रिसेंटली जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा है कौन से नंबर का, 59 नंबर का देखा है। और इस 59 नंबर के पुरस्कार के अंदर किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ला को। और ये किससे संबंधित है, कर्नाटका संगीत शैली से संबंधित थे। कहाँ से हैं, छत्तीसगढ़ से। कौन से राज्य से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं मैम विनोद कुमार शुक्ला। और हिंदी कवि एंड लेखक हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 12वें हिंदी लेखक हैं छत्तीसगढ़ के, ये पहले देखने को मिल जाते हैं जिन्हें अभी रिसेंटली क्या हुआ है भी, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके लिए कौन कौन सी चयन समिति होती है या किस प्रकार से चयन समिति के द्वारा चयन किया जाता है, ये सब कुछ इसमें दिया गया बच्चा, आप लोग इजीली यहाँ पर देखकर कर सकते हैं। एंड ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 के अंतर्गत की गई थी। 1961 के अंदर हम कहेंगे पहली बार 1965 के अंतर्गत मैम जी शंकर कुरूप को ओडक कुझल, जो इनकी एक हमें कहते हैं कृति देखने को मिल जाती है, उसके लिए दिया गया था जी शंकर करूप को। आप यूँ मान लीजिए कैसे याद रखेंगे, देखिए 1961 के अंतर्गत क्या हुआ था मैम, इस समय वॉर की सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे कि मैम यहाँ पर वॉर की सिचुएशंस के बीच में ही क्या हुआ, शंकर भगवान ने अवतार लिया और सभी को क्या कर दिया, अभी वहाँ से हुरफुर कर दिया। तो 1965 के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं, 1961 से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए भी बताइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, UNDP, WTO। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, देखिए हेपेटाइटिस है किससे संबंधित आएगा मैम, हमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रिसेंटली जो हेपेटाइटिस बी भारत के अंदर, हेपेटाइटिस बी हमें क्या है भी मैम, इसके मामले हमें उच्च प्रकाश पर डाला गया है। इसके मामले हमें लगातार क्या हुआ अभी मैम, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और WHO ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम क्या कर देंगे, जो ये हेपेटाइटिस है इसको जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। याद रखेंगे कब तक का टारगेट रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब तक का टारगेट रखा गया है, 2030 तक का। ठीक है भाई, चलिए इसमें और कुछ याद करने की नीड नहीं है बच्चा। हेपेटाइटिस के बारे में बता दिया गया है, किसके कारण होता है पहली चीज़, और ये क्या यानी हमें किस प्रकार की समस्याएं पैदा कर देता है। इसके 5 टाइप्स होते हैं, ABCD और E। अभी रिसेंटली हम लोगों ने B एंड C के बारे में चर्चा की है, और ये ही सबसे ज़्यादा खतरनाक माने गए हैं और इनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। B और जो C है वो क्या करते हैं अभी मैम, यहाँ पर जो B और C है वो लीवर को ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, लीवर पर ज़्यादा क्या है नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला है मैम, हाल ही में पहला ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 हमें कहाँ पर देखने को मिला या किसने जीता। रिसेंटली हु वॉन द फर्स्ट ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024। ऑप्शन ए दिया गया है अपर्णा मल्होत्रा एंड मसूद करीमीपुर, बी दिया गया है सिल्वी बर्टेड एंड करीन एस्पोसिटो, सी दिया गया है बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस, एंड D1 इज माइकल मार्टिन एंड Q डोग्यूज। क्या आएगा इसका आंसर मैम, रिसेंटली हमें देखने को मिला कि बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को
यहाँ पर ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुनिया भर के अंदर जितनी भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है, स्पेसिफिक कहाँ पर भाई इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को, कहाँ सोशल एरियाज़ के अंदर फीमेल्स के साथ, या फिर मैम हम कहेंगे न केवल फीमेल्स के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, और न केवल इनके साथ बल्कि मैम वृद्धों के साथ भी इनइक्वालिटी होती है। और सामाजिक रूप से जो कास्टिज्म सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है, वहाँ पर भी मैम हमें क्या है, इनइक्वालिटी की प्रोसेस देखने को मिल जाती है। एनवायरमेंटल डोमेन्स यानी हम क्या कहेंगे कि मैम कहीं पर हमें संसाधनों की, मान लेते हैं कहीं पर कोयले की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है, कहीं पर गैस की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है, तो वहाँ पर क्या है, फ्री में वो चीज़ें बांटी जा रही हैं, और वहीं दूर दराज में उसकी डबल रकम को वसूला जा रहा है। तो ये क्या है, इनइक्वालिटीज़। उनसे संबंधित चीज़ों को इनके द्वारा क्या बता दिया गया मैम, यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया था, उससे संबंधित चीज़ों को यहाँ पर बताया गया, एंड उसके जो आर्टिकल्स लिखे गए थे उन सभी के बेसिस पर इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, विक्की कौशल या फिर शाहिद कपूर? चलिए भी फटाफट से बताइए। आंसर क्या आएगा इसका मैम? अक्षय कुमार। क्या आएगा अभी? अक्षय कुमार। ठीक है, अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर, आई एम सो सॉरी, मुझे अक्षय कुमार की शक्ल याद आ रही थी, पता नहीं क्यों सुबह सुबह। क्या आएगा? विक्की कौशल। शायद मैंने कल जब इमेज लगा रही थी तो मैंने इनकी जो पर्सनैलिटी है उस अकॉर्डिंग इनको अक्षय कुमार ही देख लिया। कहते हैं आप कई बार ऐसी चीज़ें ही देखते हैं जो आप देखना पसंद करते हो। मैं पसंद तो नहीं करती उन्हें देखना, पर फिर भी यानी पर्सनैलिटी मुझे कुछ उनके सिमिलर ही लगी, तो मैंने शक्ल देखने की बजाय मैंने बस यही एक अनुमान लगाया कि ये अक्षय कुमार ही हैं। गलत किया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा अभी? बायोसारथी पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बायोसारथी पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? किसके द्वारा की गई है? आंसर आएगा मैम इसका बी। ठीक है, बायोसारथी पहल बायोटेक स्टार्टअप्स को अपनी घरेलू और वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए बायोसारथी पहल शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसको शुरू किया गया अभी 21 मार्च को नई दिल्ली के अंदर, एंड यहाँ पर हमें क्या आएगा मैम, जो बिरैक है इसके 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। बायोसारथी पहल क्या करेगा अभी मैम? ये एक ऐसी पहल है जो कि 6 महीने का एक कार्यक्रम हमें देखने को मिल जाएगा, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी बायोसारथी, और नए नए इनोवेशंस को प्रमोट करेगी, जो हमारे क्या आएंगे भी मैम, हमारे बायो यानी आने वाले समय के अंदर जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ मैम जो केमिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी हटाया जाएगा। सभी चीज़ मैम यहाँ पर हमें क्या आएगा, बायो से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी, जैविकता से संबंधित देखने को मिल जाएंगी। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट्स भी दी गई है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, यानी इस रिपोर्ट का जो है जो जारी करने वाली संस्था है कौन है? एसोसिएशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइजेस, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलुरु के अंतर्गत है, एंड मैम भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए है। बिरैक के बारे में बात की जा रही थी, यानी हम लोग कहेंगे कि 2012 के अंदर मैम इसको लाया गया था। कंपनी एक्ट के माध्यम से मैम इसकी शुरुआत की गई थी। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हमें देखने को मिल जाती है, और ये क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड जो एजुकेशनल हब हैं उन सभी के बीच में एक इंटरेक्टिव अप्रोच लेकर आना चाहते हैं, ताकि सभी मिलजुल कर काम कर सकें। सरकार उद्योगों को कहेगी, प्राइवेट उद्योग आएंगे, पीपीपी मॉडल हमें देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर एजुकेशन का जो सेक्टर है उसको प्रमोट करने पर फोकस किया जाएगा, ताकि आने वाली जनरेशन को ये चीज़ सिखाया जा सके कि बायो से संबंधित चीज़ों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजीज़ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। जो रिसेंटली मैम हमें अभी केमिकल्स का मैक्सिमम मात्रा में यूज़ देखने को जो मिल रहा है, या फिर हम लोग कहेंगे मैम नई नई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कहीं ना कहीं हमारी क्लाइमेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है मैम, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर भाई मैम, एआई कीमी अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और यूरोपीय संघ, भारत और अफ्रीकी देश, भारत और आसियान, या फिर भारत और अमेरिका?
AI किमी देश वो कौन से हैं जो अभी रिसेंटली इसको आयोजित करवाने जा रहे हैं? देखिए, NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो हमें यहाँ पर अथॉरिटी देखने को मिल जाती है, उसके द्वारा भारतीय सेना की जो साउथ हमें यूनिट देखने को मिली है, उस बीच में आपदा प्रबंधन के लिए चेन्नई में आयोजित किया गया इस प्रबंधन को। थीम क्या था? हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए जो हमारी अलग से हमें एक टीम देखने को मिल जाती है। देखिए, नॉर्मल सी चीज़ है मैम, क्या आएगा? एक हमें BSF देखने को मिल जाता है, सशस्त्र सेना देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार के जो सेनाओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं, हमें एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रोकने यानी मैनेजमेंट के लिए एक नई सेना तैयार की गई है। कहीं पर अगर आपदा आ जाती है, आपदा यानी मैम साइक्लोन आ जाता है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर मैम हम कहेंगे चक्रवात, कहीं पर भूकंप, या फिर मैम कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर सूखा आ गया है, इन सभी से बचने के लिए क्या हम लोग नॉर्मल मोदी जी की जो सुरक्षा में लगे हुए कमांडोज हैं उनको भेज पाएंगे? क्या वो वहाँ जाकर बाढ़ या सूखे से लोगों को बचा कर निकाल कर ला सकते हैं? यस मैम, ला तो सकते हैं, पर वो उनका काम नहीं है। हमें इसके लिए इसी प्रकार के कार्यों में ट्रेंड लोग चाहिए होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चा। ट्रेंड जो सेना है वो क्या है? NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? गुलामी और ट्रांसलाटिक दास व्यापार के पीड़ितों के याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही अजीब सी इन्होंने हिंदी दे रखी है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द रिमेम्बरेंस, यानी याद करना है उनको, ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी, जो दास्ता हमें देखने को मिली थी, एंड द ट्रांसलैंटिक स्लेव्स ट्रेड ऑब्जर्व्ड एनुअली। 10 दिसंबर, 15 अप्रैल, 25 मई, 25 मार्च एंड 1 मई। क्या आएगा अभी मैम? 25 मार्च। गुलामी से संबंधित आप यूँ मान लीजिएगा कि 25 साल का एक लड़का किसी की यहाँ पर गुलामी या दास बनकर काम कर रहा था। 25 साल का लड़का जिसको बहुत मारा जाता था, मार से मार्च याद आ जाएगा मैम, बहुत मारा जाता था उसके मालिक के द्वारा। वो 25 ईयर ओल्ड था मैम, एंड किसी के घर में गुलामी और दास बनकर काम कर रहा था। याद रखोगे? चलिए भी, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट है बच्चा। अजय सेठ, TV सोमनाथन, संजय मल्होत्रा, अरविंद मयाराम। अजय सेठ, TV सोमनाथन। नए वित्त सचिव अजय सेठ। देखिए, वित्त यानी फाइनेंस, फाइनेंस यानी पैसा, और जो सेठ टाइप के लोग होते हैं, महाजन टाइप के जो लोग होते हैं मैम, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो इन सेठ के पास बहुत ही पैसा है मैम, और इनकी हर जगह जय जयकार भी है। जिसकी जेब में पैसा होता है उसकी हर जगह जय जयकार रहती है भाई, ठीक है। अजय सेठ नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। क्या आपको ये ट्रिक याद रहेगी? देखिए, आप कहेंगे मैडम आप अजीब अजीब ट्रिक्स देती हैं हमें पर कोई बात ना, आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए। मेरा पूरा फोकस है आप लोगों को चीज़ें याद करवाने का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? भारत में सीनियर सिटीजन कमीशन आयोग स्थापित करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है? कौन सा स्टेट हमें देखने को मिलेगा? देखिए, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं मैम, किसी न किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के ही दिमाग में आ सकती हैं। क्या आएगा? केरला। सीनियर सिटीजन कमीशन जो हमें देखने को मिला है मैम, केरला वो पहला स्टेट बन गया है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली मैम एक एक्ट लाया गया, 2025 का एक्ट है, और यहाँ पर क्या आएगा? सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पर बना दिया गया है। ये क्या अभी बन रहा है? तो बच्चा क्या आएगा मैम? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आ सकता है बच्चा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप स्टार कर लीजिए, इसको आप स्टार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
और मेन चीज़ ये क्या काम करेगा भाई, ये पहल क्या करेगी, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन एंड उनको एम्पावर करने के लिए यहाँ पर काम करेगी। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी जॉब के लिए अपनी फैमिली को लेकर विदेशों में रहना शुरू हो जाते हैं। विदेशों में वो जैसे ही सेटल होते हैं तो पीछे उनके माँ बाप जो इंडिया के अंदर रह गए हैं उनकी ओर मैंने देखा है या सुना भी है बहुत बार, वो बच्चे आके दुआ सलाम भी नहीं करते हैं या मिलते भी नहीं हैं। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो अकेले पड़ जाते हैं भी। और ऐसे बहुत सारे भी बच्चे हैं जो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन देखने को मिल जाएगा, एम्पावर उनको सशक्त बनाया जाएगा, कोई ना कोई कार्य दिया जाएगा ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। वृद्धाश्रम में जब जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे NGOs हैं जो क्या है, वह इनको छुटपुट कार्य देते हैं ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पर थोड़ा बहुत भी कमा सके। ठीक है, याद रखेंगे इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन किए जा रहे हैं कोचीन में, विशाखापत्तनम में, मुंबई में या फिर चेन्नई में। कहाँ पर किए जा रहे हैं मैम, समुद्री खेल यानी पानी के आसपास में होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, जस्ट वेट, तो इसका आंसर क्या आएगा मैम, इसका आंसर हमें सी देखने को मिल जाता है, मुंबई। ये इमेज बच्चा गलत लग गई है, बट ये भी आप लोगों के लिए एक न्यूज़ अच्छी है। भारतीय नौसेना का जहाज़ जो इम्फाल है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 2025 में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट ये ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका है, क्योंकि ये मार्च के लास्ट हमें 12 मार्च को ये न्यूज़ देखने को मिली थी। तो क्या है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर हमें भारत का कौन सा शिप वहाँ पर देखने को मिला, क्या आएगा, इम्फाल। चलिए भी आज की न्यूज़ यहीं फिनिश करते हैं। अब अगर आप लोगों के बच्चा कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कहते हैं कि मैम ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमें लाइव में ही समझ आता है, रिकॉर्डेड में, जो भी आप लोगों को लगे, जो भी आप लोगों को लगता है कि मैम यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं शुरू कर सकते हैं, कुछ एडवाइस भी देनी है बच्चा, तो आप वो एडवाइस भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, अब PDF की बात आएगा तो PDF बच्चा आपको मिल जाएगा SSC विद अनु टेलीग्राम चैनल पर। एंड जो हमारी क्लास है अभी रिसेंटली आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल रही है, लाइव हम लोग जल्द ही लेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, आपको इसी प्रकार से डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाती रहूँगी। एंड अदर जो स्टैटिक पोर्शन है उससे संबंधित कुछ 1-2 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख लीजिए। और आपको लगता है कि मैम उसमें हमें समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसमें चेंज करने का कोशिश करूँगी, बट पहले आप उनको सुनिए। मैंने पॉलिटी से संबंधित 1 से 2 क्लासेस ली हैं, आप उनको सुनेंगे, अगर आपको समझ आ रहा है तो बेहतरीन चीज़ें हैं, मैं वैसे ही रिकॉर्ड करती रहूँगी, बट उसमें कुछ और चेंज की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल, बाय बाय।